वहां आपने कोंग्रुएंट यानी सर्वांगसम के बारे में पढ़ा था। रूल आपको याद दिला दूं, ट्रिपल एस, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, उसके बाद साइड एंगल साइड, और एक आपने डबल ए रूल भी अप्लाई किया था। यदि दो एंगल आपके इक्वल थे तब भी आपने जो ट्रायंगल थी उसको कोंग्रुएंट बताया था। तो ये वाला और ये वाला लगभग आप ये कह सकते हो सेम है। टू एंगल इक्वल आ गए तो थर्ड तो अपने आप ही आ जाएगा। सिमिलर यानी समरूप। अब 10th क्लास में हम ये समरूप के बारे में पढ़ेंगे। अब कई बच्चे 10th कर जाते हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। भाई सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है। हाँ भाई। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की। कॉन्ग्रुएंट मतलब है, यहां पे मीन है सर्वांगसम। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होती थी, आपने 9th क्लास में पढ़ा बेटा, ये रूल आपने अप्लाई किए थे। साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, ट्रिपल ए या फिर डबल ए, यानी दो एंगल जब इक्वल होते थे, आपको ध्यान होगा तो आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते थे। और उसके बाद एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। समरूप में आपका क्या रूल है देखिएगा। समरूप के अंदर जो यहां की जो कंडीशन है, सर्वांगसम में जैसे हमने ये ट्रायंगल ले ली दो, ठीक है। आप जब साइड, जब इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखूंगा मैं तो हाँ जी बेटा, सर्वांगसम में क्या है कि इस ट्रायंगल को यहां फिक्स करेंगे, जैसे दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, तो जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो सेम फिट होगा। लेकिन समरूप में मान लीजिए ये ट्रायंगल है एक तो, और एक ये ट्रायंगल है, साइज डिपेंड नहीं करता, ठीक है। या तो इनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो, कंडीशन सुनिए ध्यान से, या तो इनकी साइड्स जो है वो सेम रेशियो में हो, यानी जो भुजा है वो समान अनुपात में हो, पहली कंडीशन। और उनके जो संगत कोण है, संगत मीन ये वाले, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। जैसे इसको मैंने एंगल 19 दे दिया, एंगल 2 दे दिया, एंगल 3 दे दिया। फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताई, द साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या भुजाएं जो है वो समान अनुपात में हो। सेकंड जो कंडीशन है, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो, यानी संगत कोण जो है वो बराबर हो, तब आपकी जो ट्रायंगल है वो समरूप होगी। तो कॉन्ग्रुएंट में जो साइज था वो सेम हो जाता था। मान लीजिए दोनों साइड इक्वल थी तो आप इसको इसके ऊपर फिट कर सकते हो, लेकिन यहां देखिएगा यदि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो ये और ये इसके ऊपर तो फिट नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए बारी आती है कि जो सर्कल है यानी वर्क जो है, ऑल सर्कल आर सिमिलर, ऑल सर्कल आर सिमिलर। मतलब क्या है, यहां पे देखिएगा ये वर्त है, रेडियस छोटी है इसकी, इसकी बड़ी है, तो ये सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद यदि आप ट्रैक, हाँ जी,
1 सेंटीमीटर साइड है, एक मान लीजिए आपने 4 सेंटीमीटर साइड का ले लिया, तो स्क्वायर्स जो होते हैं वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो पहली जो एक्सरसाइज आप निकाल के देखोगे बेटा, सिमिलर ट्रायंगल कब होंगी, दो ट्रायंगल यानी समरूप कब होंगी, या तो उनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो और उनके साथ जो उनके संगत कोण है वो क्या हो, इक्वल हो, तब आपकी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर यानी समरूप होंगी। मैंने बता दिया भाई सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स यानी सभी जो वर्त हैं वो समरूप होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल आर आल्सो सिमिलर। उसके बाद स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर, स्क्वायर यानी वर्ग जो है वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब पहली एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन देखोगे तो लगभग आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब आपको यह भी पता चल गया भाई त्रिभुज सिमिलर यानी समरूप कब होगी, जब उनकी साइड्स किसमें हो, समान अनुपात में, यानी भुजा समान अनुपात में हो और जो संगत कोण है वो क्या हो, बराबर हो। समान अनुपात को आप समानुपाती भी बोल देते हो, आर इन द सेम रेशियो एंड एंगल्स आर, जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे जो पार्ट हैं आप चेक कर लीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमें कि समरूप आकृतियों के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, यानी सिमिलर जो फिगर्स हैं उनके एग्जाम्पल। तो अभी आपने बताया जो वर्ग है वो भी आपको, यानी स्क्वायर जो है वो आपका सिमिलर होता है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज बताइए आपने, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होती है बेटा, सिमिलर। और उसके बाद आपने बताया बेटा सर्कल्स आर आल्सो सिमिलर, यानी वर्ग होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद जो अगला आपका सेकंड पार्ट, यानी उसमें बताना आपने कि समरूप ना हो वो आकृतियां बताइए, यानी फिगर बताइए। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने ले लिया एक तो वर्ग और आयत, यानी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल जो है वो आपस में समरूप नहीं होंगे। एक आपने समबाहु त्रिभुज ले ली बेटा, और दूसरी जो है समद्विबाहु ले सकते हो आप, ये दोनों भी आपस में समरूप नहीं होंगे, दोनों ट्रायंगल ले ली। तीसरा एग्जांपल आप देना चाहो तो एक ट्रायंगल ले लीजिए, यानी त्रिभुज, और वर्ग ले सकते हो, ये भी आपस में क्या समरूप नहीं होंगे। तो 3 एग्जाम्पल दे सकते हो आप। इसके अलावा आप चेक कर सकते हो कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं। थर्ड केस में, यानी अगला जो पार्ट दिया आपको थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है देखिएगा, हमें फिगर दे रखा है बेटा। जैसे ये फिगर जो दिया है 1.5, यहां भी 1.5, 1.5, 1.5। अब आप सोचिए साइड्स इक्वल हैं तो ये फिगर क्या हो सकता है, या तो कोण दे रखे हैं, जो कोण है वो आपको क्या दे रखा है, समकोण। तो साइड्स तो यहां पे क्या, साइड्स है वो सेम रेशियो में है, देखिएगा दुगुनी है साइड, लेकिन जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो आपके नॉट इक्वल है। हेयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर नॉट इक्वल, यानी जो संगत कोण है आपस में वो बराबर नहीं है। दैट्स वाई, इसी वजह से ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बीच में आवाज गई है आपकी तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ये इसका डबल है, तो साइड्स है वो सेम रेशियो में है। अब साइड्स सेम रेशियो का मीन क्या बेटा, यदि साइड्स की आप रेशियो लो सभी की तो ये आएगी चारों साइड की, तो रेशियो तो सेम आ गई।
यदि आप कैंसिल करें तो 1/2 आ गई सबकी रेशियो। तो साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में आ गई हैं, लेकिन जो कोरस्पोंडिंग एंगल है यानी जो संगत कोण है वो आपस में इक्वल नहीं है। यहां तो 90 डिग्री दे रखे हैं, यह एंगल दे ही न रखा, तो आप ये 90 थोड़ी ले सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई हेयर बोथ फिगर आर नॉट सिमिलर, या दोनों आकृति आपस में समरूप नहीं है। हाँ जी, अब आपकी मेन थ्योरम है, जो अब थ्योरम कर रहे हो बेटा, चाहे हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कौन से बोर्ड का बच्चा है, ये थ्योरम बेसिक प्रॉपर लग रहा है। हाँ जी, मैं बात कर रहा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, हाँ जी। पहले तो आप समझोगे कि ये थ्योरम है क्या। कई बार एग्जाम में ये बाय नेम से आती है कि प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो ये थ्योरम क्या देखिएगा, जनरली जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा या लाइन खींची जाए तो वह त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। If we take a line parallel to one side of triangle, then this line bisect other two sides in the same ratio. अब यहां पे हम त्रिभुज लेते हैं बेटा, मैं आपको समझाने के लिए एक फिगर ले रहा हूं कि हमने ट्रायंगल ले ली, जैसे यहां पे पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर ट्रायंगल ली, तो क्यू आर के पैरेलल मैंने कोई साइड ले ली, पैरेलल बिल्कुल, और इसको नाम हमने एम एन दे दिया बेटा। क्या नाम दे दिया, एम एन। अब जो एम एन जो साइड है वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, यानी हमें आरटीपी यानी रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना भाई, पीएम बाई में एम क्यू इज इक्वल टू पीएन बाई में एन आर, ये सिद्ध करना है हमें। हाँ जी, समझ में आ गया। तो अब क्या करें भाई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां इस पॉइंट से एन पॉइंट से इस भुजा के ऊपर, किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर ले रहे हैं अपनी ओर से, और इसको नाम हमने दे दिया ई। इसी तरह एम पॉइंट से हम पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर ले रहे हैं, और इसको नाम हमने दे दिया एफ। ध्यान से देखोगे, ये थ्योरम यदि समझ में आ गई तो हर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज का इजी लगेगा। क्लियर है भाई। अब देखिए, यदि मैं यहां से इस ट्रायंगल का एरिया लूं, पी एम एन का, दो तरह से एरिया ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। त्रिभुज पी एम एन का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम एन क्या आएगा भाई, 1/2 इंटू में बेस। बेस क्या है, यदि मैं पहले ये बेस ले रहा हूं, कौन ले रहा हूं, पीएम, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा बेटा, पीएम के ऊपर परपेंडिकुलर है ईएन। क्लियर है भाई। दूसरे केस में त्रिभुज पी एम एन का क्षेत्रफल कब ले रहे हैं, जब इसका बेस हम ले रहे हैं बेटा पीएन,
पहले हमने पीएम बेस लिया, अब जो बेस यानी आधार ले रहे हैं, फार्मूला आपको ट्रायंगल का पता है ना बेटा, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वही फार्मूला लग रहा है यहां पे। अब बेस यानी आधार क्या बन रहा है, पीएन, और परपेंडिकुलर क्या बन रहा है बेटा, इसके ऊपर एम एफ या फिर एफ एम। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दी और ये इक्वेशन नंबर 2 दे दी। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनिए बात, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहां एक पार्ट मिला दिया, एक तो ट्रायंगल बन गई पी एन क्यू। क्या ट्रायंगल बनी, पी एन क्यू, और एक पार्ट मैंने यहां मिला दिया आपस में, यानी एम और आर को मिला दिया बेटा, एन और क्यू को मिला दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम देखिएगा, पहले हमने ऊपर वाली ट्रायंगल ले ली, अब एक बार हम ट्रायंगल लेंगे एम एन क्यू, एम एन क्यू, और एक बार ट्रायंगल लेंगे हम, जो एरिया लेंगे एन एम आर। क्लियर है, कैसे देखिएगा, त्रिभुज एम एन क्यू का क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा, 1/2 बेस, बेस क्या ले लिया मैंने, एम क्यू, और इनटू में हाइट का जो काम करेगी, तो इस पूरी साइड के ऊपर जो हाइट है वो क्या काम कर रहा है, ईएन, ईएन, क्योंकि ईएन परपेंडिकुलर है पूरी पी क्यू के ऊपर, और एम क्यू एक पार्ट है पी क्यू का। उसके बाद ट्रायंगल दूसरी जो बनी आपकी एन एम आर, एन एम आर का क्षेत्रफल भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एन एम आर, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या बेटा, एन आर। क्लियर है, और इनटू में जो हाइट बनेगी, हाइट क्या बनेगी, इस पूरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, और ये आपने 3 नंबर दे दिया और ये क्या दे दिया, 4 नंबर। दोबारा देखिए, हमने एक बार ट्रायंगल पी एम एन ली, दोनों से एरिया निकाल दिया, दो केस में, एक बार ये आपका बेस यानी आधार बनाया, एक बार ये साइड बनी। क्लियर है, दूसरे केस में मैंने ये ट्रायंगल उठाई, एक तो एम एन क्यू, इसका जो एरिया निकाला 1/2 बेस यानी एम क्यू, हाइट जो काम कर रही है मैंने बता दिया था ई एन, क्योंकि पूरी जो साइड है पी क्यू, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर यानी लंब का काम कर रहा है वो ई एन है। ठीक है, दूसरे केस में हमने एरिया निकाला एम एन आर का, एम एन आर का जो एरिया निकाला, तो यहां बेस यानी आधार का काम कर रहा है एन आर, और जो हाइट का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा, एफ एम या फिर एम एफ, वो लिख दिया हमने। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब क्या करेंगे कि हम रेशियो ले रहे हैं किस किस की, पहले तो इसका एरिया, ट्रायंगल पी एम एन का क्षेत्रफल बाई में इसके नीचे वाली ट्रायंगल कौन सी, ये ट्रायंगल एम एन क्यू का क्षेत्रफल। ऊपर तो आ गया बेटा क्या, 1/2 इंटू बेस यानी पीएम, इंटू में ईएन लिया था आपने लंब परपेंडिकुलर, 1/2 इंटू एम एन क्यू का ये है बेटा एम क्यू, इंटू में क्या आ गया, ईएन। तो ये ईएन से कैंसिल हो गया, 1/2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका पीएम बाई में एम क्यू, और ट्रायंगल नंबर बनेंगे यानी इक्वेशन बन गई आपकी 5th। सेम इसी तरह हम जो रेशियो ले रहे हैं वो किसकी लेंगे बेटा, सेकंड और फोर्थ की, यानी ट्रायंगल पी एम एन का क्षेत्रफल बाई में जो ट्रायंगल थी आपकी नीचे, इसके बाई में ये वाला लिया हमने एम एन आर का क्षेत्रफल। क्या आएगा भाई, देखो ऊपर वाले का आया था 1/2 इंटू सेकेंड से पी एन इंटू में एम एफ, और एम एन आर का क्या था बेटा 1/2 इंटू में एन आर और इंटू में एम एफ। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, पी एन बाई में एन आर, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटा 6th। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद जब हमने 5th और 6th इक्वेशन ले ली, तो उसमें आप ध्यान से देखिए, एलएचएस जो पोर्शन है बेटा, पीएमएन का क्षेत्रफल है
यहां भी पीएमएन का क्षेत्रफल है, लेकिन नीचे जो है यहां एमएनआर है और यहां पे क्या है, एमएनक्यू। अब 9th क्लास की एक थ्योरम थी, आपको ध्यान हो तो मैं याद दिलाऊंगा आपको। देखिएगा, यदि हमने पहले जो कंडीशन लगाई थी वो क्या लगाई थी कि क्यू आर के पैरेलल यानी समानांतर हमने क्या लिया था, एमएन। क्योंकि रीजन दोगे आप, एमएन जो है वो समानांतर है किसके, क्यू आर के। हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों का एक आधार हो एवं दो समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। वैसे थ्योरम क्या थी मैं बता दूं आपको दोबारा, क्या थी भाई, हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों का एक आधार हो, एक ही आधार पर दो त्रिभुज हो। देखिएगा ये एमएन एक आधार है, ठीक है, और एमएन किस के, हाँ जी दोबारा देखिए, मैंने क्या बताया, यदि दो त्रिभुजों का एक आधार हो और दोनों त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, तो दोनों त्रिभुजों का एरिया जो है वो बराबर होता है। मैं कह रहा था ये थ्योरम एक्चुअल में क्या थी वो सुनिए। यदि दोनों त्रिभुजों का एक आधार हो और दोनों त्रिभुजें समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होती है, और सर्वांगसम त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है। ये भी 9th क्लास में एक थ्योरम थी। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि यदि हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों का आधार एक हो, दो समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, तो एरिया यानी क्षेत्रफल जो है दोनों त्रिभुजों का, पूरा ही लिख दीजिए आप, या दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगी और सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, और सर्वांगसम त्रिभुजों का, ये एक अलग से थ्योरम थी, क्षेत्रफल बराबर होता है। अतः त्रिभुज जो यहां से देखिए भाई, ये त्रिभुज आपकी त्रिभुज एम एन क्यू का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा बेटा, एम एन आर का क्षेत्रफल। और ये इक्वेशन नंबर आपने क्या दे दी, 7। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे जो थ्योरम है वो आप 9th क्लास में देख सकते हो बेटा। एक आपका ट्रायंगल चैप्टर है 9वीं क्लास में, 7वां चैप्टर है, उसके अंदर ही है शायद 7.3 जो एक्सरसाइज है उससे पहले। इफ टू ट्रायंगल हैव सेम बेस एंड लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, या फिर कई ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, इफ टू triangle have same base and lies between parallel lines then area of both triangle same। हाँ जी, तो यहां पे हमने अलग लिख दिया, पहले कॉन्ग्रुएंट बता दिया यानी सर्वांगसम, और उसके बाद आप लिख सकते हो भी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इसको हमने 7th इक्वेशन दे दी। अब यदि हम 5th 6th और 7th को देखें तो हमें पता है एम पीएमएन और पीएमएन तो इक्वल था, ये हमने प्रूव कर दिया कि एमएनआर और एमएनक्यू का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। क्लियर है, तो दोनों से क्या, समीकरण 5, 6 और 7 से एलएचएस इक्वल हो गया, तो आरएचएस जो है वो भी इक्वल होगा, यानी पीएम बाई में एम क्यू इजिकल टू आ गया आपका पीएन बाई में एनआर। यही हमें प्रूव करना था। आरटीपी जो था वो देखिएगा, पीएम बाई में एम क्यू इजिकल टू पीएन बाई में